हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हमारे पास टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। हम रिवीजन में चल रहे हैं ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स के लिए आज हमें काम करना है लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ। मैंने यहाँ पे जो लेंस लिया है वो कन्वर्जिंग लेंस है मेरा, ठीक है। और मेरा जो लास्ट रिजल्ट बनने वाला है वो है 1/f, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2, जिसमें R1 एंड R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। किस किस के? XP1Y का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, XP2Y का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2। ध्यान रखिए बच्चा कि R1 और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू जो है बेटा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, ठीक है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ लेंस, ऑफ लेंस। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है। और एफ जो है, एफ उसकी फोकल लेंथ है। एफ है बेटा फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस की फोकल लेंथ जो है वो एफ है बेटा। ध्यान रहे R1 और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसमें R1 जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो XP1Y सरफेस का है, ठीक है। सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और R2 जो है वो XP2Y का सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो यानी कि लेंस मेकर फॉर्मूला, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि लेंसेज को डिजाइन करने में इसका यूज होता है। अब लेंसेज को कैसे डिजाइन करना है आपको पता है कि लेंसेज डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस में यूज होता है। जैसे कि गाड़ी के अंदर जो ग्लास लगा है उसमें अलग ग्लास यूज होता है, जैसे हम स्पेक्स पहनते हैं उनमें अलग ग्लास यूज होता है। जैसे कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट के टाइप के ग्लास चाहिए या लेंसेज चाहिए, तो उनमें यूज होता है इसका लेंस मेकर फॉर्मूला का। स्पेशली जैसे कि मैं इस फॉर्मूला को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये रिलेशनशिप है किसके बीच में? फोकल लेंथ ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस and radius of curvature of two surfaces of lens, radius of curvature of two surfaces of a lens। अब देखो बच्चा, यहाँ पे जब मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ तो कुछ बातें मैं कुछ अजम्पशंस मैं मान के चलता हूँ, कुछ साइन कन्वेंशंस मैं लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या अजम्पशंस मुझे फॉलो करके चलने पड़ेंगे वो अजम्पशंस मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद साइन कन्वेंशंस भी मैं आपको बता के चलूंगा, ठीक है, कि यहाँ पे अजम्पशंस क्या क्या रहेंगे हमारे, ठीक है। हम क्या क्या बातें हैं जो मान के चलेंगे, ठीक है। अजम्पशंस देखिए हमारे लेंस मेकर फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। सबसे पहली बात है कि लेंस यहाँ पे आपको लेना है थिन लेंस लेना है। लेंस आपको थिन लेंस लेना है। थिन लेंस क्यों लेना है? ताकि आपका ऑप्टिकल सेंटर और पोल एक दूसरे के नजदीक लाए करें, सो दैट ऑप्टिकल सेंटर एंड पोल lies very close to each other, very close to each other, very close to each other, to each other, एक दूसरे के बहुत नजदीक लाई कर जाए बेटा। दूसरी अजम्पशन इसकी क्या रहेगी? पहली अजम्पशन हमने कहा कि लेंस पतला होना चाहिए और लेंस का अपर्चर जो है वो स्मॉल होना चाहिए। अपर्चर मस्ट बी स्मॉल। अपर्चर क्या है? एक्स वाई को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, दैट्स द अपर्चर। थर्ड चीज देखो, थर्ड हमारी अजम्पशन क्या रहेगी कि ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है आपको। ऑब्जेक्ट मस्ट बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, must be point and lies on principal axis, and lies on
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करना चाहिए, ठीक है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी एंगल्स बने, जितने भी एंगल्स बने वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। जितने भी एंगल बने तो ये हमारी यहाँ पे रहेंगी अजम्पशंस। अब आती है बात साइन कन्वेंशन की। देखिए साइन कन्वेंशन हमें क्या यूज करने हैं, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशंस देखो बच्चा कि यहाँ पे जितने भी डिस्टेंस मेजर होंगे वो सारे के सारे पोल से होंगे, कि ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस शुड बी measured from pole, should be measured from pole, पोल से मेजर करने हैं आपने सारे के सारे डिस्टेंस। in the direction of incidence of light, in the direction of incidence of light, incidence of light, अगर आप मूव कर रहे हैं तो वहां पे डिस्टेंसेस आपके आएंगे पॉजिटिव, अदरवाइज डिस्टेंसेस आपके आएंगे क्या, नेगेटिव, डिस्टेंसेस आपके रहेंगे नेगेटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट डिस्टेंसेस आपके पॉजिटिव आएंगे, अदरवाइज नेगेटिव आएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि कॉन्वेक्स के केस में अगर आप कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, जो ऊपर है आपका फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव रहेगी। कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ क्या रहती है, हमेशा नेगेटिव रहती है। फोकल लेंथ क्या रहती है कॉनकेव के केस में, नेगेटिव रहेगी फोकल लेंथ, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चीज देख सकते हैं। अब देखा बच्चों, ये हमारे अजम्पशन और साइन कन्वेंशंस हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है, और इनके साथ डील करना होगा। अब देखिए आपने क्या किया कि आपने यहाँ ओ आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है और यहाँ से एक कर दिया आपने नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट कभी अपने पाथ से डेविएट नहीं होती। अब आपने दूसरा किया ऑब्लिक इंसिडेंस। इंसिडेंस जहां पे हुआ अगर xp2y सरफेस नहीं है तो आपकी पहली इमेज बन जाएगी यहाँ पे से दैट इज I1, ठीक है। और अगर ये दूसरा सरफेस भी है तो उस सिचुएशन में आपकी इमेज बनेगी यहाँ, यानी कि ये जो है यहाँ पे क्या बनेगी, आपकी फाइनल इमेज बनने वाली है। यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, फाइनल इमेज बनेगी आपकी, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ मेरी जो इमेज है वो है I1 मान लीजिए, ठीक है, केवल xp1y सरफेस हो, और ये है मेरी फाइनल इमेज I, ठीक है। ये मेरा पोल्स है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। C से डिनोट कर रहा हूं मैं ऑप्टिकल सेंटर को, C से डिनोट कर रहा हूँ, ये ऑप्टिकल सेंटर है बच्चा, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ इंसिडेंस हुआ है A पे, ठीक है। अब मुझे लेंस का फॉर्मूला बनाना है, कौन सा, 1/f that is equal to mu minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2। ये फॉर्मूला की डेरिवेशन मुझे सीखनी। एक बात आप ध्यान रखिए हमेशा इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करते टाइम कि पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो आप लेते हैं, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसके बराबर लेना होता है, u के बराबर। पोल से इमेज का डिस्टेंस किसके बराबर लेना होता है आपको, v के बराबर। पोल से सेंटर का, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस आपका रहता है r के बराबर, r के बराबर। पोल से फोकस का डिस्टेंस रहता है f के बराबर, ठीक है। तो ये बातें जनरल बातें हैं लेकिन आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना जी। अब देखो बेटा इसका 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, ठीक है। इससे हम किस तरह से काम करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको न्यूमेरिकल परफॉर्म करने हैं इस पे बेस होके, ठीक है। तो यानी कि इससे जुड़ी हर छोटी से छोटी बात मैं आपको बता के चलूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो बच्चा अब मुझे कैसे इनके साथ डील करना है और कैसे मुझे काम करना है इनके साथ, ठीक है। देखिए देखो जी मुझे इस फॉर्मूला की डेरिवेशन चाहिए
जो आपके सामने है, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक xp1y और दूसरा xp2y। सबसे पहले मैं कुछ डिस्टेंसेस अज्यूम कर लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर C से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेना है मुझे, u के बराबर लेना है बेटा, ठीक है, ये u के बराबर, और इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से v के बराबर, ठीक है, और जो आपकी वर्चुअल इमेज बनी थी उसका डिस्टेंस मैं ले लेता हूं किसके बराबर, v1 के बराबर, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिस्टेंसेस मुझे कंसीडर करने, यहाँ तक था ये, तो यहाँ तक, ठीक है, और ये इमेज फाइनल मेरी यहाँ तक बनी है और वर्चुअल इमेज जो थी मेरी यहाँ तक बनी है। तो ये सारे के सारे डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, ये है मेरा u, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, ये फाइनल इमेज है तो इसका v, और इसका मैं मान लेता हूँ v1 के बराबर, ठीक है, ताकि आगे न्यूमेरिकल में जब मैं यूज करूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में आ जाए हर बात की सर ने कैसे यूज किया। तो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन लेंस मेकर फॉर्मूला की, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन के लिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब दोनों के दोनों पार्ट कैसे, एक बार xp1y लेता हूँ मैं सरफेस, मान लीजिए मैंने इस तरह का सरफेस लिया xp1y, ठीक है, ऐसा सरफेस मैंने लिया xp1y। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा सरफेस नहीं लेना, तो ये लो जी, इसमें से हाफ मैं इरेज कर दूंगा, ये लो, ऐसा तो लेना है ना, बिल्कुल लेना है, ठीक है। अब देखिए मेरा है xp1y सरफेस मैं ले रहा हूं यहाँ पे, xp1y, आप ध्यान से देखना बच्चा, xp1y, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो μ2, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले रहा हूं, और बाहर है एयर, एयर को हम बोलते हैं रेयरर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो μ1, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डेंसर मीडियम की तरह ट्रीट करेगा, डेंसर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं हम μ2 के बराबर। अब मैंने सरफेस कौन सा लिया है, xp1y, ठीक है ना, xp1y, ये देखो जी xp1y, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लो इसकी, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, xp1y, ये हमने ले ली प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना जी। अब देखो हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, तो ऑब्जेक्ट का इंसिडेंस हमने एक तो नॉर्मल इंसिडेंस किया, नॉर्मल इंसिडेंस में वो अपने पाथ से डेविएट नहीं हुआ, दूसरा हमने किया ऑब्लिक इंसिडेंस। अब जहां हमने इंसिडेंस किया है, कहाँ इंसिडेंस हुआ है उसका, ए पे इंसिडेंस हुआ है, ये पॉइंट कौन सा है, ए, ठीक है, ये यहाँ पे कौन बैठा है, ऑब्जेक्ट ओ बैठा है ना। अब आपने क्या करना है, आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, और नॉर्मल हमेशा कहाँ मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता है, नॉर्मल हमेशा कहाँ मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता है। अगर हम लोग xp1y को ही काउंट कर रहे हैं तो इसके कारण जो इमेज बनेगी वो हमारी बनेगी यहाँ पे, जिसको हमने नाम दे रखा I1, ये हमारी इमेज बनेगी यहाँ पे I1, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, क्योंकि नॉर्मल था ना ये जो लाइन है ये क्या है, नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपका R के बराबर। देखो बच्चा, कॉपी करना आपने, ठीक है, आप कर रहे हो डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला, डेरिवेशन आप कर रहे हो बेटा, और डेरिवेशन परफॉर्म करने के लिए आपने लिया है xp1y सरफेस, यानी कि आप रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं, कहां से, थ्रू xp1y सरफेस, xp1y सरफेस से आप पढ़ रहे हैं बेटा इसको, ठीक है, xp1y सरफेस से आप इसको पढ़ के चल रहे हैं, ठीक है ना बच्चा, xp1y। तो अब देखो आप ए पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, कि अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए, अप्लाई स्नेल्स लॉ
एट ए, तो ए पे आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। देखो कैसे अप्लाई करो। ए पे आप देखो कि आ कहां से रही है, रे ओ से आ रही है। ओ किस मीडियम में लाई करता है, उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1। म्यू 1 इंटू ओ ए ने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया आई, दैट इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू 2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है आर। अब हमने कहा था एज एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल हो तो आप क्या करते हैं पीछे, साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई, तो म्यू 1 इंटू आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर, म्यू 2 इंटू आर। ठीक है, म्यू 1 इंटू आई दैट इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर। ठीक है, म्यू 1 इंटू आई दैट इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर। सही है, बिल्कुल। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बेटा कि ऑब्जेक्ट का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आप मानेंगे अल्फा, इमेज का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आप मानेंगे बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल आप मानेंगे गामा। एंड ड्रॉप द नॉर्मल फ्रॉम ए सच दैट इट मीट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट एम। ठीक है, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे मिल रहा है, एम पे मिल रहा है। एंड एम लाइज वेरी क्लोज टू पी, P1 एक्चुअली ना। तो अब देखो आप कैसे काम करोगे बताओ मुझे। आप सबसे पहले देखो आई की आर्क कहां तक जाती है। आई की आर्क जो है ना बेटा, मैंने आपको बताया ना आई में अल्फा और गामा ही आएंगे, सीधी सी बात बता रहा हूं मैं। तो आप ट्राइंगल ले लो OAC1, इन ट्राइंगल OAC1, OAC1 ट्राइंगल में देखो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि आई की जो वैल्यू है वो आ गई अल्फा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू आई। आर के लिए देखो AI1C1 इन ट्राइंगल AI1 और C1, AI1C1 ट्राइंगल में देखो बेटा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मतलब R प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल मतलब गामा। तो आर की वैल्यू आ गई मेरे पास गामा माइनस बीटा। आपने देखा मैंने बताया ना आई में अल्फा और गामा आएंगे और आर में गामा और बीटा आएंगे। ये दोनों के दोनों वैल्यूज उठा के पुट कर दो कहां पे, 1 में। पुट कर दो कहां पे, 1 में। पुट इन 1। ठीक है, इनको आप पुट कर दो 1 में। पुट इन 1, पुट इन 1 वी गेट। ठीक है ना, पुट इन 1 वी गेट। ठीक है, 1 में पुट कर दो। तो 1 में पुट करते हैं म्यू 1 इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। तो अब आप देखो कि अगर एंगल स्मॉल है तो अल्फा इज नियरली इक्वल टू tan अल्फा ऑफ कोर्स, और tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा, tan अल्फा की वैल्यू अगर एंगल स्मॉल है तो tan अल्फा ले सकते हैं AM अपॉन MO। इसी तरह से बीटा इज नियरली इक्वल टू tan बीटा बेटा, और tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी AM अपॉन MI1, और गामा इज नियरली इक्वल टू tan गामा। तो tan गामा की वैल्यू कितनी होगी बेटा AM अपॉन MC1। ठीक है, नाउ M लाइज क्लोज टू P। ये सारी की सारी वैल्यूज रखो सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो म्यू 1 इंटू अल्फा, अल्फा क्या होगा AM अपॉन MO प्लस गामा AM अपॉन MC1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू गामा AM अपॉन MC1 माइनस बीटा AM अपॉन MI1। ठीक है, MI1 AM दोनों साइड AM कॉमन था तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया बेटा। आपके पास क्या बाकी बचा, आपके पास बाकी बचा म्यू 1 इंटू M लाइज क्लोज टू P, तो P1O प्लस P1C1 दैट इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू
1 अपॉन P1 C1 माइनस 1 अपॉन P1 I1। अब वैल्यूज पुट करनी है बच्चों आपने, ठीक है। कैसे वैल्यूज पुट करनी है देखो मैं आपको पुट करके दिखाता हूं कि P1O को लेना आपने माइनस U के बराबर, क्योंकि पोल से आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अच्छा, P1 C1 आपके पास कितना रहेगा, प्लस R1 के बराबर रहेगा। P1 I1 कितना लेना है, ऊपर देखो डायग्राम में दिया गया है, V1 के इक्वल लेना है आपने। P1 I1 को किसके इक्वल लेना है, V1 के इक्वल लेना है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे और पुट करके रिजल्ट बनाओगे, ठीक है। देखिए रिजल्ट कैसे बनेगा, देखो तो हमारे पास यहाँ इस कॉर्नर में बना रहा हूँ इस रिजल्ट को, ठीक है। इस कॉर्नर का यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। देखो थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं हम ताकि अलग दिख जाए हमें, ठीक है। देखिए फिर मेरा जो रिजल्ट बना वो μ1 इंटू 1 अपॉन P1O माइनस U प्लस P1 C1 दैट इज इक्वल टू R1 दैट इज इक्वल टू μ2 इंटू P1 C1। P1 C1 की वैल्यू कितनी है बेटा, P1 C1 की वैल्यू है बच्चा R1 और P1 I1 की वैल्यू है बेटा V1, ठीक है। तो फिर आपके पास μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय R1, मतलब R1 को मैं इधर ले आया, ठीक है ना, और इसको मैं उधर ले जाता हूं, तो μ1 अपॉन U माइनस μ2 अपॉन V1 है बेटा, ये V1, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहां तक हमने XP1Y सरफेस को स्टडी करा है भाई, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 मान के बाकी सभी इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। देखो जी, अब यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा फटाफट से। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे अब XP2Y सरफेस के साथ डील करना है। XP2Y सरफेस के साथ डील करना है मुझे, ठीक है। XP2Y सरफेस के साथ मुझे डील करना है, ठीक है। तो देखिए जी कैसे कैसे मैं काम करूंगा XP2Y के साथ, ठीक है। ये इक्वेशन तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब XP2Y सरफेस के साथ मुझे डील करना है जी, ठीक है। देखिए अब XP2Y से हम रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं, मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू XP2Y। अब मेरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है रिफ्रैक्शन कहां से, XP2Y से, XP2Y। देखिए भाई बच्चा, अगर हम XP2Y सरफेस को मेंशन करते हैं तो यहां इंसिडेंस हुआ उसका, ठीक है। यहां इंसिडेंस हुआ बी पे, ठीक है। तो बी से वो डेविएट होके जानी चाहिए थी, ठीक है ना, बी से वो डेविएट होके जानी चाहिए थी। हमने डेविएशन थोड़ी पहले दिखा दी, यहाँ से वो डेविएट होके निकलनी चाहिए थी और आई पे फाइनल हमारी इमेज बननी चाहिए, ठीक है। चलो अब XP2Y को किस तरह से हम मेंशन करके चलेंगे, देखिए XP2Y सरफेस। देखो भाई बच्चा, मान लो कि आपके पास इस तरह का सरफेस है, इस तरह का, ठीक है। और मुझे तो चाहिए केवल एक सरफेस चाहिए XP2Y, तो ये लो जी आपका XP2Y, ठीक है। XP2Y इस तरह का है ना, इस तरह का सरफेस है। अब XP2Y यहाँ अंदर पहले था डेंसर मीडियम, बाहर निकल के बनेगा रेयरर मीडियम, ठीक है। अब आपके लिए ऑब्जेक्ट कौन है ये बात देखना, ये बात डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि XP2Y सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है। XP2Y सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है कौन, AB। अब AB जो रेडिएशन आई थी
वो कुछ इस तरह से आई थी और प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे मिली थी। यही हुआ था कि ए से लेकर बी तक रेडिएशन आई, ये आपकी रेडिएशन थी, ए से लेकर यहाँ बी पे स्ट्राइक हुआ, ठीक है, ए से लेकर यहाँ बी पे स्ट्राइक हुआ, और ये ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा एक्स पी टू वाई के लिए। एक्स पी टू वाई के लिए ऑब्जेक्ट कौन है अब? ऑफ कोर्स ए बी है, ठीक है ना, ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जहां इंसिडेंस हुआ ना बेटा, वहां आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, ठीक है, और नॉर्मल हमेशा कहाँ मिलता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता है। मतलब ये नॉर्मल जहां पे भी मिलेगा ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा किसका? xp2y का। देन दिस इज c2। अब आपकी फाइनल इमेज कहाँ बनी थी? आप अपनी फाइनल इमेज बताइए मुझे, अपनी फाइनल इमेज कहाँ बनी थी? तो आप कहोगे कि सर फाइनल इमेज तो आई पे बनी थी। तो ठीक है जी, यहाँ पे आपकी फाइनल इमेज बनी थी, आप कह रहे हैं आई पे आपकी फाइनल इमेज बनी, ठीक है। तो अब देखिए आपने क्या कहा मुझे कि सर आई पे मेरी फाइनल इमेज बनी है। अब इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, इंसिडेंट रे कौन है? ये है इंसिडेंट रे। इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको पता है ना ये अंदर वाला मीडियम कैसा है? डेंसर है। अब डेंसर से रेयर जब जाते हैं तो आर बड़ा होता है आई से, और ये रेयरर है, इसका डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और बाहर है रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना? μ1। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब अगर मैं आपको कहूं कि बी पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, तो आप कैसे अप्लाई करोगे बताओ? अप्लाई स्नेल्स लॉ एट बी, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट बी, स्नेल्स लॉ एट बी, बी पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो आप कहोगे सर μ2 इंटू साइन आई दैट इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर, ठीक है, बाहर जाओगे तो बाहर μ1 और ये r, तो एंगल स्मॉल हो तो μ2 इंटू आई दैट इज इक्वल टू μ1 इंटू आर, यानी कि μ1 को आगे रख लो, फिर नहीं तो बचल हो जाओगे। μ1 इंटू आर दैट इज इक्वल टू μ2 इंटू आई, ठीक है ना, μ2 इंटू आई, और इसको मान लो आप इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन मान लो। अब आई और आर को कैसे निकालना होता है? ऑब्जेक्ट का एंगल क्या लेना होता है हमेशा? अल्फा। इमेज का एंगल क्या लेना होता है हमेशा? बीटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल क्या लेना होता है हमेशा? गामा। तो अल्फा बीटा गामा आपने तीनों एंगल ले लिया। अब आप देख लो कि आर की आर्क कहाँ पे जा रही है। एक बात हमेशा याद रखना, आर वाले में अल्फा नहीं आएगा, तो आर की आर्क कहाँ जा रही है, उस आर्क के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि वो जा रही है, ये बी पॉइंट है भाई, ये बी पॉइंट है, तो बी सी टू आई इन ट्राइंगल बी सी टू आई, बी सी टू आई ट्राइंगल में देखो तो गामा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू आर। सही बात है जी। अब आई की आर्क को देखो, पीछे बढ़ाओ, तो आई की आर्क को अगर मैं पीछे बढ़ाऊं तो ट्राइंगल बन जाती है मेरे पास बी सी टू आई वन, बी सी टू आई वन बन जाती है ना ट्राइंगल बी सी टू आई वन। तो इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आई की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यूज यहाँ पुट करो। तो पुट करने के बाद μ1 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा? आर की वैल्यू है गामा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू μ2 इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है बेटा? अल्फा प्लस गामा। अब वही खेल फिर से शुरू हो जाएगा कि अल्फा इज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा, μ1 इंटू गामा प्लस बीटा, μ2 इंटू अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा इज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा, और 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी? बी नॉर्मल ड्रॉप करना भाई यहाँ से, तो नॉर्मल यहाँ से ड्रॉप कर दो जी, ये आ गया आपका नॉर्मल, जो बिल्कुल ही नजदीक है भाई, इसके बिल्कुल ही नजदीक है। इस नॉर्मल को कह दो आप एक्स, एक्स तो है हमने मान रखा है, एन कह दो इसको, बी एन, एन नॉर्मल है। तो आपने क्या कहा कि अल्फा इज इक्वल टू बी एन अपॉन एन आई वन, अल्फा तो वहीं पे है, बीटा इज नियरली इक्वल टू 10 बीटा, और 10 बीटा की वैल्यू क्या होगी? बी एन अपॉन एन आई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, गामा इज नियरली इक्वल टू 10 गामा, और उसकी वैल्यू आएगी बेटा बी एन अपॉन एन सी टू। सही बात है कि नहीं? अब देखो बेटा, जो बी एन है वो तो कैंसिल होंगे, तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ इनमें,
तो आपने क्या लिखा इसको कि μ1 इंटू आपके पास एल्फ गम्मा है ये, तो बी एन अपॉन एन सी टू प्लस बीटा है तो बी एन अपॉन एन आई फाइनल इमेज μ2 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है बेटा बी एन अपॉन एन आई वन और प्लस गामा बी एन अपॉन एन सी टू। अब बी एन कैंसिल हो गए। अब एन जो है ना वो P2 के बिल्कुल नजदीक है, एन जो है वो P2 के बिल्कुल नजदीक है, तो एन सी टू की वैल्यू कितनी है P2 C2 और P2 C2 की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस ऑफ R2, माइनस ऑफ R2, ठीक है। और P2 इंटू आई की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, P2 इंटू आई की वैल्यू रहेगी आपकी V की इक्वल और P2 I1 की वैल्यू रहेगी आपकी V1 के इक्वल, V1 के इक्वल, ठीक है, वो रहेगी V1 की। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करो और पुट करके देखो कि रिजल्ट क्या आ रहा है कि μ1 इंटू 1 अपॉन P2 C2 की वैल्यू माइनस R2 प्लस ni की वैल्यू कितनी होगी भाई V के इक्वल, दैट इज इक्वल टू μ2 इंटू ni1 आपने माना था V1 प्लस n2 P2 C2 की वैल्यू है माइनस R2। थोड़ा सा आउट सोल्व कर लो बेटा इसको, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि μ1 माइनस μ2, ठीक है, μ1 माइनस μ2 करना है, तो μ1 माइनस μ2 आपका यहां से बनेगा, इधर साइड को लेके जाओगे तो देखो बच्चा यहां से μ1 अपॉन v इसके डिवाइड बाय v, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा R2 डिवाइड बाय R2, ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी आपकी सेकंड। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम रिजल्ट 1 और 2 को थोड़ा सा आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, और आपस में सब्ट्रैक्ट करके हम कोई ना कोई रिजल्ट तक पहुंचेंगे और उस रिजल्ट का फिर आगे यूज करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। उस रिजल्ट का हम फर्दर यूज करेंगे बेटा, और किस तरह से वो वर्क करेगा ये चीजें भी हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और फिर इसका कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे कैसे यूज होगा, ठीक है, चलो वो चीजें भी देखेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से मैं वो चीजें इरेज करने वाला हूँ जो चीजें हमारी यूज की नहीं है, ठीक है, तो वो चीजें मैं इरेज कर रहा हूँ। हमारा रिजल्ट बन चुका है, हमारे सामने है, रिजल्ट बन के तैयार है, बस थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है हमें। जैसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे थोड़ी सी अच्छे तरीके से, वैसे ही हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा, ठीक है। चलो जी देखो देखो भाई आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय R1 माइनस कर देना आपने इसमें से μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय R2, दैट इज इक्वल टू μ1, ठीक है, अपॉन u माइनस μ2 अपॉन v1 माइनस कर देना है इसमें से क्या μ1 अपॉन v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा μ2 अपॉन v1, तो ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो बेटा μ1 माइनस μ2 कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया हमारे पास 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और यहाँ पे हमारे पास है क्या μ1 अपॉन v1, तो माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन v। माइनस कॉमन क्यों लिया मैं बताऊंगा आपको। अगर मैं माइनस कॉमन इधर ले आता हूँ माइनस को, ठीक है, इधर भी माइनस ले लूँ मैं, तो ये हो जाएगा बेटा μ2 और ये हो जाएगा बच्चे μ1। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे भी, तो माइनस माइनस दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे। अब μ2 माइनस μ1 है,
μ1 से डिवाइड कर दो तो μ2 अपॉन μ1 -1 और इंटू 1 अपॉन r1 -1 अपॉन r2। अगर आपने μ1 से डिवाइड किया तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन v -1 अपॉन u, 1 अपॉन v -1 अपॉन u। तो 1 अपॉन v -1 अपॉन u किसके बराबर होगा? 1/f के बराबर होगा, ठीक है। और μ2 की वैल्यू लिख दो, μ1 की वैल्यू रख दो एयर का इंटू 1 और 1 अपॉन r1 -1 अपॉन r2, है ना। तो आपके पास 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 -1 अपॉन r2। ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये जो फॉर्मूला आया है, ये आपका इसी फॉर्मूले का नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का नाम क्या है बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इज आवर रिजल्ट, दिस इज आवर रिजल्ट, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे μ2 जो है वो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है ग्लास का, μ1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिया है एयर का। ये बात बड़ी ध्यान रखने वाली है बेटा कि μ1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है, और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और μ2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है? μ2 ग्लास का है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मैं आपको इसकी कुछ बातें बता देता हूँ, स्पेशल बातें, ठीक है। वो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। तो आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि किस किस तरह से हम काम कर सकते हैं, किस किस तरह से हम रुक सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें जरूरी हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखिए बच्चा, मुझे कैसे काम करके चलना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ एक मेरी स्पेशल बातें रहने वाली हैं यहाँ पे, वो बातें मैं कैसे करूंगा यहाँ पे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, ये जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने बनाया है उसमें मैंने एयर रखा है और दूसरा मैंने ग्लास रखा है, ठीक है ना। एक मैंने एयर रखा है और दूसरा मैंने ग्लास रखा है इसमें, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाता हूं मैं आपको, है ना। देखिए कैसे, देखो हमने जो फॉर्मूला बनाया वो फॉर्मूला है कि फोकल लेंथ ऑफ ग्लास या फोकल लेंथ ऑफ द लेंस that is equal to mu refractive index of glass mu-1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2। यही बनाया ना मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं ग्लास लेंस लेता हूं इन एयर, इफ आई टेक ग्लास लेंस इन एयर, ठीक है, अगर मैं ग्लास लेंस ले रहा हूं एयर में, तो फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस इन एयर दैट कम्स आउट टू बी किसके इक्वल आएगा? म्यू ए जी, ऑफ कोर्स म्यू जी अपॉन म्यू ए आई, और -1 और इनटू 1 अपॉन r1 -1 अपॉन r2, 1 अपॉन r1 -1 अपॉन r2। तो ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये लो जी, ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया ना। अच्छा, दूसरी चीज, मान लो ग्लास लेंस को हमने लिक्विड में इमर्स कर दिया, ठीक है। ग्लास लेंस को हमने लिक्विड में इमर्स कर दिया। इफ ग्लास लेंस इज immersed in a liquid, immersed in a liquid, whose refractive index is mu l उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा। तो उस सिचुएशन में आप कैसे काम करेंगे? तो वहां पे 1/f फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस इन लिक्विड आपके पास क्या आएगा बताइए? दैट शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए? म्यू ऑफ, जो रेयरर है उसे ऊपर रखो, डेंसर है उसे नीचे रखो, म्यू एल जी -1 और इनटू 1 अपॉन r1 -1 अपॉन r2। यानी कि आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? म्यू जी अपॉन म्यू एल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 और इनटू 1 अपॉन r1 -1 अपॉन r2। सही बात है कि नहीं है?
तो ये बन गया आपके पास म्यू एल, तो म्यू जी माइनस म्यू एल और इनटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2 दैट इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि म्यू जी ग्रेटर हो जाए म्यू एल से, म्यू जी ग्रेटर हो जाए म्यू एल से, तो फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। आपने कॉन्वेक्स यूज किया था, कॉन्वेक्स ही बिहेव करेगा। अगर म्यूएल ग्रेटर हो जाए म्यू जी से तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करने शुरू कर देगा, कॉनकेव की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। अब एक बात और भी बहुत अच्छी बताने वाला हूं मैंने एक बात बताई कि फोकल लेंथ अगर है आपकी पॉजिटिव तो ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आपकी फोकल लेंथ आ रही है नेगेटिव तो आपका कॉनकेव है, कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स कब आया, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेस आ जाता तो ये वाली सिचुएशन आती। इफ एक बात और भी हो सकती है कि म्यू जी अगर म्यू एल के बराबर आ जाए तो फिर 1/f(l) दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि फोकल लेंथ क्या आ गई आपकी इन्फिनिटी, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कब आती है, जब ये किसकी तरह बिहेव करे, प्लेन ग्लास सीट की तरह बिहेव करे, तब फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। प्लेन ग्लास सीट की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है ना बेटा, ये बात आप याद रखिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि लेंस मेकर फॉर्मूला से मुझे ये भी पता चलता है, क्या पता चलता है पता है, कि यहाँ अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, म्यू के, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बात मुझे बहुत अच्छा पता चली। ठीक है, और जो कॉचीज फॉर्मूला है, एक कॉचीज फॉर्मूला है, कॉचीज फॉर्मूला वो कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ 1/लैम्डा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का पावर कितना, 2, लैम्डा का पावर कितना, 2। ठीक है ना भाई, यानी कि आपको पता है कि वेवलेंथ रेड की किससे ज्यादा होती है, वॉयलेट से ज्यादा होती है। तो फोकल लेंथ जो है ना रेड कलर के लिए वो ज्यादा होगी किससे, वॉयलेट कलर से। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब जब आप न्यूमेरिकल में डील करोगे तो आप ये बात मान के चलोगे कि इस म्यू का मतलब क्या होता है, इस म्यू का मतलब है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। ये बात आप मान के चलोगे कि इस म्यू का मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ इसी पे। ठीक है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है आपका। ठीक है, आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल था वैसे वो, ठीक है, जो मैंने उठाया है यहाँ पे। उसमें ये कहा गया है कि मैजिशियन है, एक शो के दौरान उसके पास एक ग्लास लेंस है, उसको एक लिक्विड में डाल देता है वो, और वहां वो उस लिक्विड में ना वो दिखता नहीं है, मतलब डिसअपियर हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उसका, और वो जो लिक्विड है वो क्या वो वाटर होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, वो डिसअपियर कब हो सकता है, आप लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करो, 1/f दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखो बेटा वो डिसअपियर एक सिचुएशन में हो सकता है, कौन सी सिचुएशन है मैं बताता हूँ आपको, कि μ2 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय μ1, आपको पता है ना म्यू का मतलब है डेंसर डिवाइड बाय रेयर, -1।
और इंटू 1/r1 - 1/r2। मैंने कहा था कि म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर, तो μ2 - μ1 डिवाइड बाय μ1, ठीक है, और इनटू एज इट इज इफ μ1 becomes equal to μ2, तो 1/f की वैल्यू कितनी आएगी, 0, तो फोकल लेंथ क्या होगी, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी फोकल लेंथ में वो कैसे बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास शीट की तरह। यानी कि अगर मुझे डिसअपियर करना है तो उसकी फोकल लेंथ क्या बनानी पड़ेगी मुझे, इंफिनिटी। तभी तो वो जब इंफिनिटी फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी, वो डिसअपियर हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो यानी कि यहाँ पे μ1 μ2 के बराबर है। तो μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, ग्लास का कितना था आपके पास, सॉरी μ2 का कितना था 1.5, तो लिक्विड का भी कितना होगा 1.5, मतलब दोनों का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को बिल्कुल डिसअपियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था लेंस मेकर फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है ना, तो आप इस तरह से इस पे काम कर सकते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, ठीक है, देखिए अब देखिए उसके बाद देखिए, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले आर्टिकल पे। ठीक है, देखिए कैसे हम नेक्स्ट वाले आर्टिकल पे चलेंगे। हाँ जी, आज की क्लास हमारा टाइम हो चुका है बच्चे, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। इस पे न्यूमेरिकल हम कल परफॉर्म करेंगे बच्चा पार्टी। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू।